ये मेंस के ही तो प्रश्न बता रहे हैं हम, 2019 के ही तो पेपर डिस्कस कर रहे हैं आपसे हम। आईएएस 2019 का। बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, वो तो फिर जब आप डिटेल कोर्स पढ़ते हैं तो हम बताते हैं आपको कि केस स्टडी सॉल्व करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। तो हमारे संविधान को भी ध्यान में रखना है, हमारे देश में जो प्रचलित नियम कानून है उनको भी ध्यान में रखना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें सबको एक साथ ध्यान में रखते हुए फिर जवाब देना होता है। तो जी जी जी, चले तो शुरू करें। हम लोग बात कर रहे हैं कि महिला कर्मी के पास कौन कौन से विकल्प हैं। 3 विकल्प मैंने आपको बताए यहां। एक विकल्प की महिला कर्मी अपने जो रुख है उसका उस पर अड़ी रहे और आगे बढ़े। दूसरा है कि कंपनी प्रबंधन के ऑफर को मान ले, मामला वापस ले ले। और तीसरा है कि उस कंपनी से नौकरी छोड़े, रिजाइन करे, दूसरी कंपनी को ज्वाइन करे। अब तीनों के अगर पॉजिटिव नेगेटिव में हम चलें, फिर इनकी चीरफाड़ या एनालिसिस करें। अगर अपने रुख पे अड़ी रहेगी महिला, जो एफआईआर दर्ज की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी इन सबके चक्कर काटने पड़ेंगे, उसमें समय बर्बाद होगा। अड़ोसी पड़ोसी और दूसरे 10 लोगों को पता लगेगा कि कुछ ऐसा गलत हुआ है। हमारे देश में देखिए बहुत बड़ी आबादी जिसके साथ गलत होता है, लेकिन इसी डर से चुपचाप रहती है कि दूसरों को पता नहीं लग जाए। कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कौन पड़े। इस महिला को भी इन सारी बातों को झेलना पड़ेगा। तो मेंटली क्या वो इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर है या नहीं है, तो ये दिक्कतें हैं। कोर्ट कचहरी वाले जो करेगी काम वो तो हाँ, लेकिन जो उसका आत्मसम्मान है, जो एक मानसिक शांति है, वो मिलेगी कि मेरे खिलाफ कुछ गलत हुआ था तो मैं चुप नहीं बैठी, चुपचाप मैंने सहन नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ी, उसका विरोध किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन आगे अब ये किसी दूसरे के साथ ऐसा करने की गलती नहीं करेगा। तो कुछ दिक्कतें भी हैं इस विकल्प को चुनने में और कुछ फायदे भी हैं इस विकल्प को चुनने में। दूसरा विकल्प है कि महिला कर्मी कंपनी प्रबंधन का जो ऑफर है मान ले, मामला वापस ले ले। फायदा है कि एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। कुछ और बार्गेनिंग करे कंपनी में तो प्रमोशन भी मिल सकता है। तो करियर के लिहाज से भी अच्छा है। वो सब पुलिस कोर्ट कचहरी उन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। और आजकल के ज़माने में कोई इन सब झंझटों में जनरली तो नहीं पड़ना चाहता, बच के ही रहता है आदमी। कहा जाता है कि खाकी कोट काला कोट इन सब से जितना बच के रहे आदमी उतना अच्छा है। तो पैसे का फायदा है, करियर अच्छा है, प्रमोशन मिल सकता है, बार्गेन कर ले तो कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्ति है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जीवन भर मन में ये कसक रह जाएगी कि हमारे खिलाफ कुछ गलत हुआ था और हमने कुछ पैसे के लालच में उस गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, हमने उस गलत करने वाले को प्रमोट किया और वो दूसरों के साथ भी फिर वैसा ही कर रहा है या करेगा। तो अपने आत्मसम्मान को हमने कुछ पैसे के लालच में बेच दिया। दूसरों के साथ वो गलत करे उसका मौका उसे दे दिया। भविष्य में भी फिर आप कभी आवाज़ उठा पाएंगे या नहीं, कुछ ऐसा होगा तो। क्योंकि एक बार व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, उत्साह, तो दोबारा फिर अपने आप को खड़ा करना आसान नहीं होता।
और तीसरा विकल्प है कि त्यागपत्र दे और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करे, तो समस्या फिर वही है, पलायन है ये। हाँ, फिर वो टेंशन नहीं है कोर्ट कचहरी पुलिस वाले। जिस माहौल में ऐसा गलत हुआ उस कंपनी उस माहौल को छोड़ के अपना नया रास्ता देखो। लेकिन पलायनवादी रवैया है, अगेन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता है, जीवन भर इस गिल्ट के साथ जीना है कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ था और मैंने कुछ कार्रवाई नहीं की, मुझे न्याय नहीं मिला उसका। तो देखिए आप 3 विकल्प हैं, तीनों के फायदे नुकसान हैं। अब यहाँ पूछा नहीं गया है कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, लेकिन लिखा जा सकता है कि अब मेरी नज़र में इन 3 विकल्पों में बेहतर विकल्प ये है। प्रश्न में हालांकि ये मेंशन नहीं है, बस 2 बातें पूछी गई कि नैतिक मुद्दे कौन से हैं इस कहानी में और उस महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं तीनों में से आपको जो बेहतर विकल्प लग रहा है। मेरे हिसाब से पहला विकल्प बेहतर है। कानून कोर्ट कचहरी है, लेकिन अगर गलत हुआ तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ये हमारे आत्मसम्मान, हमारे मन की शांति के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए भी ज़रूरी है, नैतिक दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी ज़रूरी है कि गलत करने वाले को सज़ा मिले। हम नहीं करते हैं ऐसा तो वो फिर प्रमोट होता है और दूसरों के साथ भी गलत करता है। तो तीनों विकल्पों में सबसे बेहतर विकल्प पहला है। तो ये 3 नंबर केस स्टडी थी। 3 केस स्टडी हमने कर ली 2019 की। थ्योरी वाले प्रश्न पे लौटें। थ्योरी वाले प्रश्न 2 किए अब तक हमने, तो तीसरा अब थ्योरी वाला प्रश्न देखें। 3 नंबर प्रश्न सतबीर। हाँ, 3 का ए। 3 का ए है सांविधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं। सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार करता है। What is meant by constitutional morality? How does one uphold constitutional morality? तो फिर 2 पार्ट हैं प्रश्न के। 150 शब्द में आंसर लिखना है। 2019 का आईएएस मेंस का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं आपसे, उसी का 3 नंबर प्रश्न है ये थ्योरी वाले पार्ट में। 150 शब्द में आंसर लिखना है। 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट संवैधानिक नैतिकता क्या है और सेकेंड पार्ट की उसका अनुरक्षण कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट संवैधानिक नैतिकता, 2 शब्द हैं उसमें, एक संविधान और दूसरा नैतिकता। देखिए इसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो जीएस का सेकेंड पेपर, 4th पेपर में हमेशा कहता हूं कि जुड़े हुए हैं आपस में। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं कि संविधान क्या है। संविधान के तहत शासन का संचालन होता है और शासन का संचालन करते समय हमें नैतिकता और सत्यनिष्ठा का पालन करना है। सोच के देखिए आप कैसे ये एक दूसरे से लिंक हैं, कैसे आप इनको अलग अलग करके देख सकते हैं। तो नियमों सिद्धांतों का समूह संविधान, उसके अधीन शासन का संचालन और शासन के संचालन में नैतिकता, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का प्रतिपादन। तो जब तक हम इन तीनों को एक दूसरे से लिंक करके जोड़ के नहीं पढ़ें, तब तक इन तीनों में किसी भी सेक्शन में हम अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें विषय की अप्रोच को समझना होता है। आपदा प्रबंधन में एक नई अप्रोच मैंने डेवलप की है
बड़ी अच्छी अप्रोच है, सुन के आपको मज़ा आएगा, हंसी भी आएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस थर्ड पेपर, तो उसमें मैंने एक बिल्कुल नई अप्रोच, जिसे मुझे लगता है कि मेरा पेटेंट होना चाहिए, नई अप्रोच डेवलप की है। उस अप्रोच को नाम दिया है मैंने पबजी अप्रोच। आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट को सही ढंग से पढ़ना और समझना है तो पबजी अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे ज़्यादा काम तो पहले अप्रोच पे ही करता हूं कि एक सही अप्रोच क्या है। यहाँ मैंने लिखा नीति शास्त्र में कि दार्शनिक नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण। तो जब तक हमें अप्रोच ही पता नहीं होगी, आगे का काम सब व्यर्थ होगा। तो आपदा प्रबंधन में मैंने एक नई अप्रोच बिल्कुल इंट्रोड्यूस की है, पबजी अप्रोच। मेरी किताब आने वाली है आपदा प्रबंधन पे, तो मैं उस अप्रोच पे बात करने वाला हूं, पबजी अप्रोच। अब क्या मतलब है पबजी अप्रोच का, तो आप देखेंगे कि आपदा प्रबंधन में मूलतः 2 सेक्शन हैं। एक आपदाएं क्या हैं और फिर उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। आपदाएं क्या हैं ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, और आपदाओं का प्रबंधन कैसे हो ये बेसिकली प्रशासन का पार्ट है। तो ज्योग्राफी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने निकाला है पब और ज्योग्राफी से निकाला है जी, और दोनों को जोड़ा है तो फिर अप्रोच हुई है पबजी अप्रोच। तो मैंने कहा सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको एक पबजी, जो आप में से शायद कोई खेलता हो, नहीं तो आजकल की युवा पीढ़ी में तो बड़ा लोकप्रिय रहा पबजी, और वो उतनी लोकप्रिय चीज़ है कि उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपदा प्रबंधन के लिए भी जो ये अप्रोच विकसित की उसका नाम रख दिया पबजी अप्रोच। हालांकि यहाँ मेरे पबजी का मतलब दूसरा है। उस गेम में जो भी मतलब होता मुझे नहीं पता वहाँ पबजी का मतलब क्या होता उस गेम में, लेकिन मेरे लिए जो पबजी का मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ज्योग्राफी। तो आपदा प्रबंधन में जब तक इन दोनों का बड़ी खूबसूरती से मेल ना हो तब तक हम उस सेक्शन को नहीं कर सकते बेहतर ढंग से। यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी एथिक्स की, तो इसमें भी बिना सारा खेल तो अप्रोच का होता है। भाई किस अप्रोच की ज़रूरत है आपको, किस प्रश्न पत्र में, किस अप्रोच से हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगर वो सही अप्रोच ही नहीं मिली तो सब बेकार। सोच के देखिए आप, आपदा प्रबंधन को यूपीएससी ने फर्स्ट पेपर में क्यों नहीं रखा। भूगोल फर्स्ट पेपर में है सिलेबस में, आपदा प्रबंधन को थर्ड पेपर में रखा है। अगर केवल भूगोल वाली अप्रोच से पढ़ना होता तो यूपीएससी मूर्ख था इतना, वो फर्स्ट पेपर में नहीं रख देता आपदा प्रबंधन को भूगोल के साथ में। क्यों भूगोल के साथ नहीं रखा यूपीएससी ने, कभी शांत मन से सोच के देखें। फर्स्ट पेपर की जगह थर्ड पेपर में रखा है यूपीएससी ने आपदा प्रबंधन को, तो कुछ ना कुछ कारण तो है उसके पीछे की नहीं है। तो मतलब ज्योग्राफी वाली अप्रोच नहीं होगी आपदा प्रबंधन में, उसके लिए एक अलग अप्रोच चाहिए। वो अप्रोच है ये पबजी अप्रोच। यूपीएससी ने नहीं कहा, ये मैं बता रहा हूं, मेरा इन्वेंटेड आइडिया है ये पबजी अप्रोच। यहां जो मैं कह रहा हूं एथिक्स में कि दार्शनिक नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण। जब तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपने एथिक्स नहीं पढ़ा, कभी आप इस विषय में बेहतर नहीं कर सकते। 3 बातें मैं बता रहा हूं जो आपस में जुड़ी हुई है, प्रश्न वहीं से जुड़ा हुआ है, संविधान, शासन और नैतिकता। जब तक इन तीनों का रिलेशन नहीं पता, इस अप्रोच से हमने नहीं पढ़ा है इन चीजों को, हम अच्छा नहीं कर सकते। चूंकि ये तीनों सेक्शन मेरे विशेषज्ञता के सेक्शन है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और एथिक्स, तो फिर मुझे लगता है कि जितना बेहतर मैं डिस्कस कर सकता हूं ये चीजें, शायद कोई दूसरा नहीं। फिलॉसफी वाला तो एकदम नहीं। तो संवैधानिक नैतिकता में 2 शब्द हैं, संविधान प्लस नैतिकता। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ आप जानते हैं, किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के अनुसार चलता है उनके समूह को संविधान कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका मतलब ही होता है शासन करने वाला सिद्धांत। तो किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के अनुसार चलता है उनके समूह को संविधान कहते हैं। और नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच का भेद।
सही क्या है गलत क्या है हम ये जानें, और ये इसलिए जानें कि ताकि फिर हम केवल सही करें और गलत ना करें। अक्सर ऐसा होता है हम गलतियां कर बैठते हैं और बाद में जब कोई कुछ कहता है पता लगता है तो हमारा जवाब होता है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था और फिर हमने जो गलती कर दी। तो जो ये यूपीएससी पूरा चौथा पेपर हमें पढ़ा रहा है इसीलिए पढ़ा रहा है कि कल के दिन ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं था और हमसे गलती हो गई। पता कर लो आज की क्या है सही क्या है गलत। तो नीति शास्त्र में बस पूरा पढ़ाने का पर्पज ही यही है कि कल के दिन फिर ये नहीं कहना कि हमें पता ही नहीं था। आज ही आप नीति शास्त्र पढ़ लीजिए, पता कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और पता कर लीजिए तो फिर जो उचित है जो सही है वही कीजिएगा आगे, जो अनुचित और गलत हो वो नहीं करना। तो संविधान और नैतिकता दो शब्द हैं यहां। अब हमें यहां संवैधानिक नैतिकता का अर्थ बताना है। बस दोनों बातों को जोड़ दीजिए। संविधान का मतलब मैंने बताया कि शासन करने वाला सिद्धांत, और नैतिकता मतलब सही और गलत के बीच का भेद, ताकि हम बस सही करें और गलत नहीं करें। तो अब हमारे संविधान के अनुसार सही और गलत क्या है? हमारे संविधान के अनुसार जो सही है जब वो किया जाए और जो गलत और अनुचित है वो नहीं किया जाए तो वो संवैधानिक नैतिकता है। हमारा संविधान अगर कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत होगा आर्टिकल 17 में, तो फिर जब हम उसका पालन करेंगे तो वो सही होगा, वो संवैधानिक नैतिकता होगी। और जब हम उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर वो संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी। तो संविधान तो सही और गलत के निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे लिए। मैंने कहा आपसे केस स्टडी हम सॉल्व करते हैं। कल हम बात कर रहे थे लोक सेवकों के मूल्यों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने संविधान उसकी प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को ध्यान रखना होता है। तो संविधान के जो आदर्श हैं, प्रस्तावना के जो मूल्य हैं, जो लिखी गई बातें हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग शासन चलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो बातें लिखी हैं हम फॉलो करेंगे तो वो संवैधानिक नैतिकता होगी। और जब पालन नहीं करेंगे तो चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, चाहे वो समानता की व्यवस्था हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध व्यवस्था हो, या पूरे संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई, जो बातें की गई, उनका पालन करना है हमें। उनका पालन इसलिए करना है कि ताकि संविधान के जो आदर्श हैं, जो लक्ष्य हैं, लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक न्याय, उनकी प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। लेकिन यहां और एक बात ध्यान रखनी है। ध्यान यहां यह रखना है कि नैतिकता की संकल्पना सापेक्षिक संकल्पना होती है। सापेक्षिक मतलब समय और परिस्थिति बदलने पे, संदर्भ बदलने पे जिसके अर्थ, जिसके मतलब बदल जाते हैं। हो सकता है कि जो चीजें हमारे लिए नैतिक हों वो आपके लिए नैतिक ना हो। जो आपके लिए नैतिक हो वो हमारे लिए नैतिक। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं हमेशा कि बिहार में लड़कियां भी पैर छूती हैं, और मैं एमपी का रहने वाला हूं। हम लोगों के यहां कभी विवाह के पहले लड़कियां कभी किसी के पैर नहीं छूती। तो बिहार के लिए अब नैतिकता का मतलब कुछ और है, और एमपी वालों के लिए नैतिकता का मतलब कुछ और है। हमारे यहाँ कभी शादी के पहले सारे लड़कियों के ही पैर छुएंगे, लड़कियां किसी के पैर नहीं छूती। और बिहार में तो क्या लड़की क्या लड़के अगर छोटे हैं तो बड़ों के पैर छूने की जो एक परंपरा है तो लड़कियां भी पैर छूती। तो मतलब उनके लिए नैतिकता कुछ और है, एमपी के लिए नैतिकता कुछ और है।
लखनवी कल्चर कुछ और है, उनके लिए नैतिकता संस्कृति मतलब कुछ और है, वो गाली भी देते हैं तो इतना प्यार मोहब्बत में, और हरियाणा वालों के लिए नैतिकता कुछ और है, वो प्यार भी करते हैं तो तू तड़ाक करके। तो नैतिकता की संकल्पना सापेक्षिक होती है, सबके लिए एक जैसे मतलब नहीं होते। यहां मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कि संविधान बना था 1947-1950 में, तब की समस्याओं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संविधान में व्यवस्थाएं की गई, तो वो जो नैतिकता है वो तब की परिस्थितियों के अनुरूप है। आज की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, तो हो सकता है कई ऐसी बातें जो यद्यपि हमारे संविधान में लिखी हैं वो तब के माहौल और परिस्थिति के लिए बहुत बेहतर थीं, लेकिन शायद वो आज के माहौल और परिस्थिति के लिए उतनी बेहतर नहीं है। तो फिर हमें संवैधानिक नैतिकता में इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है कि समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं। आप देखिए संविधान बना, लेकिन अब तक संविधान में 100 के ऊपर संशोधन भी हो गए। मतलब संशोधन इसीलिए तो किए कि हम आज के समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग संविधान को जीवंत बनाए रखें, अप टू डेट कर सकें। सबसे अच्छा उदाहरण है समलैंगिकता। एक जमाने में अभी साल 2 साल पहले तक हमारे देश में अपराध माना जाता था, लेकिन अब नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप अभी साल 2 साल पहले तक अपराध माना जाता था, अब नहीं है। तो देखिए कैसे नैतिकता के मायने बदल जाते हैं। 2 साल साल भर पहले तक जो चीजें अनैतिक थीं, आज वो अनैतिक नहीं है। धारा 377। तो संवैधानिक नैतिकता में भी हमें इस बात का जिक्र करना है और ध्यान रखना है कि ये भी परिस्थिति सापेक्ष संकल्पना है। संविधान में बातें लिखी उनको पूरा करना, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि संविधान में लिखी बातें आज के समय और परिस्थिति के अनुरूप कितनी उपयुक्त हैं या नहीं, और उनमें किस तरह के संशोधनों की, परिवर्तनों की जरूरत महसूस हो रही है। संविधान के तहत जो नियम कानून बने हैं उनमें हमें किस तरह के परिवर्तनों की जरूरत महसूस हो रही है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखा जाना है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा प्रश्न का कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, और फिर सेकंड पार्ट है कि अब उसका अनुरक्षण कैसे किया जाए संवैधानिक नैतिकता का। तो सबसे पहली बात तो मैंने यही बताई कि एक है लोकप्रिय नैतिकता और दूसरा है संवैधानिक नैतिकता। इनके बीच का अंतर समझना होगा और फिर न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। लोकप्रिय नैतिकता आज भी यही है कि मानसिक तौर पे हमने स्वीकार नहीं किया है अभी कि समलैंगिकता ठीक है, कोर्ट ने भले कह दिया, लेकिन आप और हम में मेरे ख्याल से अभी भी हमारा समाज कितना स्वीकार कर पा रहा है उन चीज़ों को। खाप पंचायतें जो कहती हैं सगोत्र विवाह, या और दूसरा हमारे नियम कानून संविधान जो हो, 3 तलाक भले कानूनन अवैध हो गया, लेकिन मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी मानसिक तौर पे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो लोकप्रिय नैतिकता अलग होती है और संवैधानिक नैतिकता अलग, दोनों के बीच की दीवार बहुत पतली है। न्यायपालिका की भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे वो रक्षा करे संवैधानिक नैतिकता की। वास्तव में संवैधानिक नैतिकता क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, और आज के समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग परिवर्तन करना, ये एक जरूरी बात है। उसमें लकीर के फकीर नहीं बन सकते। 1950 की चीज़ें आज 2020 में सारी उपयुक्त हों ऐसा आवश्यक नहीं है, तो उसमें भी समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग संशोधन जरूरी है। लचीला रूप अपनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम संवैधानिक नैतिकता का पालन कर पाएंगे, और 1950 की बातों को एकदम बेहुदा तरीके से चिपके रहेंगे तो वो नहीं होगा पालन कभी संवैधानिक नैतिकता का। भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं, छुआछूत जैसी समस्याएं, उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी।
उस तरह के मूल्यों पे बल देना पड़ेगा, तब हम संवैधानिक नैतिकता का पालन कर पाएंगे। कुछ भी हो जाए रूल ऑफ लॉ से हम हटेंगे नहीं। सबके साथ समानता तो होगी, स्वतंत्रता तो होगी। जो इस तरह के संवैधानिक मूल्य हैं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस कि कहीं भी इनका उल्लंघन होगा तुरंत एक्शन होगा, तो फिर संवैधानिक नैतिकता का पालन कर पाएंगे। इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर लोग जागरूक नहीं हैं तो फिर तो जो संस्थाएं हैं, जो संविधान हैं, कभी वो प्रभावी नहीं हो सकते। तो लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है। संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और आजकल का ज़माना है तो अगेन मीडिया हो, गैर सरकारी संगठन हो, स्वयं सेवा संस्थान हो, सिविल सोसाइटी हो, इन सब की भूमिका भी जरूरी है आज इस तरह के मूल्यों की रक्षा में। तो न्यायपालिका, मीडिया, सिविल सोसाइटी, आम जनता सब अपनी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं, जागरूक हों। हम दृष्टिकोण प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण रखें। 1950 की हर बात से बेहुदा तरीके से चिपके नहीं रहें। आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनकी व्याख्याएं करें। भ्रष्टाचार, छुआछूत, असमानता जैसी समस्याओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, तो कई फिर हम इस तरह की बातें बता सकते हैं कि कैसे संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण या उसका पालन किया जा सकता है लंबे समय तक। तो फ्रेंड्स, ये था 3 का ए। 3 का बी देखें। समय है अभी 5-6 मिनट का शायद समय है, करते हैं हम लोग जितना हो पाएगा। और फिर आपको पता है सिस्टम। हाँ बताइए। चलिए, अभी तो मेरी ही किताब है, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि पे मेरी किताब है। 2013 में जब यूपीएससी ने जोड़ा था, सबसे पहली किताब मैंने लिखी थी हिंदी मीडियम में, जो 100% सिलेबस कवर करती है। तो नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि, अतुल लोहिया, और मेरे को ऑथर हैं मनीष चंद्रा। तो मेरी लिखी हुई मेरे ही पब्लिकेशन की किताब है, प्रभा पब्लिकेशंस। अमेज़ॉन पे आपको वो किताब मिल जाएगी। अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है सब कुछ डिलीवरी, तो लॉकडाउन खुलने दीजिए। आप डायरेक्ट भी हमसे हाँ मेरी वाली पढ़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो किताब पढ़ के नहीं होगा, जो ईमानदारी की बात है। इस सब्जेक्ट की डिमांड है, ज़रूरत है। आप तीसरा दिन आज हम लोगों को डिस्कशन करते हुए आपने समझा होगा कि ये सब्जेक्ट किताबी से ज़्यादा व्यावहारिक है। तो किताबी जी 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 तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल किताबी नहीं है। तो इसके लिए मतलब मुझे लगता है कि आपको एक मेरे जैसे मार्गदर्शक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप अपने आप भी, मैं ये आइडिया इसीलिए दे रहा हूँ कि आप अपने से भी अब चीज़ों को विजुअलाइज करना देखें, अपने आस पड़ोस, अपने समाज में। हाँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है नहीं, वैसे इसमें नहीं आएंगे। वो फैक्चुअल नॉलेज का नहीं है, ये मेंस की परीक्षा फैक्चुअल नॉलेज की नहीं है, और एथिक्स में तो और बिल्कुल नहीं है। वो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर भी हमें कुछ ऐसे अनुच्छेद, आर्टिकल, ये तो पूरा एनालिसिस बेस्ड पेपर है। थ्योरी भी जानना है हमें, बिना किताब के भी नहीं होगा, लेकिन केवल किताबी ज्ञान से भी नहीं होगा। इसमें व्यावहारिक समझ की ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस समझ की ज़रूरत है, जो मैं बार बार बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, हम प्लान करेंगे। अभी तो 7 दिन का ये हमने कोर्स किया था कि देखते हैं, फ्री हम भी बैठे हैं, आप लोग भी देखिए। अगर आप लोग भी कंफर्टेबल हैं, मैं भी ठीक, तो फिर हम प्लान करेंगे कि एक पूरा कोर्स हम
लेके आए। अगर आप लोगों की होगी इच्छा, समय होगा तो फिर उस कोर्स के बारे में सोचिएगा। अभी मैंने भी नहीं सोचा, अभी तो मैं भी बस एक ट्रायल बेस पे ही चीज़ें कर रहा हूँ। अगर चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं तो फिर हम देखिए प्लान करेंगे एक फुल कोर्स की। तो अगर आप लोगों को सुविधा रही, मुझे भी सुविधा रही, तो फिर हम लोग आगे करेंगे एक उस तरह का कोर्स, पूरा कोर्स। जी, द्रोणाचार्य जो गुरु थे पांडवों के तो बिल्कुल वो पांडवों के गुरु थे, और एकलव्य ने छुप छुप के सीखा, तो फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया ताकि अर्जुन उनके चूंकि शिष्य हैं, औपचारिक शिष्य, तो वो आगे रहें और एकलव्य उनसे आगे नहीं निकल जाएं। तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। नहीं, सब देखिए, एक टीचर के लिए तो सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो है स्टूडेंट का डेडिकेशन और कमिटमेंट। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहला जो ज़रूरत होती है वो होता है डेडिकेशन और कमिटमेंट। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं, 120 मिनट करेंगे, चूंकि मैंने कहा कि अभी भी हम भी बस ट्रायल ही कर रहे हैं। फिर तो जो ये जूम ऐप है, अभी तो कई लोगों को जूम ऐप को लेके भी आपत्ति थी। वो बीच में जो चर्चा हुई थी कि जूम ऐप डाटा लीक कर रहा है, चाइना का है, मुझे भी काफ़ी दुविधा थी। पब्लिक एडमिशन का बैच भी बड़े डरते डरते हम लोगों ने शुरू किया, तो उसे तो हालांकि लगभग 1 महीना हो गया चलते हुए, सारे लोग अब बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। इसमें भी हमने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं 1 हफ्ते का, कि आप में से कई लोग एकदम नए हैं, अभी इसके पहले जूम नहीं किया होगा आपने, तो आप भी कितने कंफर्टेबल हैं या नहीं। क्योंकि अब तकनीक के साथ कई दिक्कतें हैं, इंटरनेट कितना आ रहा है आपके गांव में, शहर में, बिजली कितनी आ रही नहीं आ रही, 10 दिक्कतें। तो अभी बस एक तरह से जो होता है कि ट्रायल पैक है, ये ट्रायल है चीज़ें। नहीं, मैं जीएस सेकेंड पेपर पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे क्लास चल रही थी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस की। उसके अलावा आपदा प्रबंधन है, सोशल जस्टिस है। जीएस के 4 में से लगभग 2 पेपर में पढ़ाता हूँ, और लोक प्रशासन तो पढ़ाता ही हूँ, वैकल्पिक विषय। तो अभी एथिक्स के लिए हमने कहा ट्रायल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कोई और अगर कुछ पूछना चाहता है, किसी के मन में कोई और बात है तो पूछें। अब 2-3 मिनट का समय है हमारे पास, ज़्यादा समय नहीं है, तो हम मंडे को आगे बढ़ाएंगे। कल क्लास नहीं होगी, संडे है, तो वैसे तो अब संडे मंडे का कोई फ़र्क नहीं रह गया लॉकडाउन में। फिर भी जो हम लोगों की एक शुरू से सोच चली आ रही है कि संडे मतलब छुट्टी, तो इसलिए कल छुट्टी करेंगे। परसों फिर मंडे को मिलेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को कुछ और पूछना बताना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम कुछ नया शुरू करें प्रश्न, तो वो मंडे को करेंगे। आज अगर किसी को कुछ और बात करनी है तो पूछें, बताएं। जिसको पूछना है वो अपना ऑडियो ऑन कर ले, और जो पूछना या बताना चाहता है तो पूछे। श्रीकांत, प्रशासनिक विधि तो अब जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आजकल हमारे देश में बन रहे हैं, वो चाहे ट्राई हो, चाहे सेबी हो, चाहे इरडा हो, चाहे सूचना आयोग हो, ये सब बेसिकली प्रशासनिक विधि पे बेस्ड संस्थाएं ही हैं। इसमें सरकारी अधिकारियों से जुड़े जो भी सद्भाविक भूल में इस तरह से मदद करते हैं कि इन सारे अधिकरणों में जो विवादों का निपटारा करते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के ही सीनियर होते हैं। ट्राई का चेयरमैन आप देखेंगे तो जो रिटायर्ड दूरसंचार सचिव है वो है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उसे भी उन समस्याओं, परिस्थितियों की जानकारी है जिसमें आप अगर टेलीकॉम सेक्टर में हैं तो आपने जो काम किया है,
तो वो उन चीज़ों को समझता है, वो उन स्थानीय परिस्थितियों को भी समझता है, उन तकनीकी जटिलताओं को भी समझता है, उस माइंडसेट को भी समझता है जिसमें आज आप हैं, उससे वो गुजर चुका है। तो वैसी स्थिति में वो आपकी वास्तविक स्थिति को समझते हुए फैसला करता है। तो काफी बड़ा सपोर्ट होता है वहां आपको मतलब सरकारी कर्मचारी। सामान्य न्यायाधीश, कोर्ट में बैठे सामान्य न्यायाधीश हैं, वो नहीं समझते। उनके लिए आम इंसान भी एक आम इंसान है और एक सरकारी कर्मचारी भी वही। सामान्य न्यायाधीश कानून का जानकार है, लेकिन उसे सरकारी कर्मचारी की स्थिति क्या थी, तकनीकी जटिलता क्या थी, उस कानून के जानकार न्यायाधीश को नहीं पता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जो न्यायाधीश हैं वो उस परिस्थिति के जानकार हैं, वो उन तकनीकी जटिलताओं के जानकार हैं। तो वो वहाँ हम फिर उम्मीद करते हैं कि वो उन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसले सुनाएंगे। वो देखेंगे कि इंटेंशन कैसा है, कितना उसका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? जी, और कोई अगर कुछ पूछना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, हाँ बताएं। कौन पूछ रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताएं और फिर पूछें क्या पूछना है। आदित्य।